हेलो एवरीवन। ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। एनालिटिकल पजल्स में इस तरह के सेट को हम डबल लाइनअप या हाइब्रिड कैटेगरी में प्लेस करते हैं, जहां हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को डील करना होता है। इस तरह के सेट्स को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को अरेंज करें और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन्हें आंसर करें। अ जर्नल प्लान्स टू पब्लिश 18 research papers written by 8 authors A, B, C, D, E, F, G and H in 4 issues of the journal scheduled in January, April, July and October. तो ऑथर्स 8 हैं, ए से लेके एच तक। टोटल 18 रिसर्च पेपर्स हैं। 4 इश्यूज में ये जो जर्नल हैं, अप्रैल, जुलाई, जनवरी एंड अक्टूबर, यहाँ पर इन्हें पब्लिश होना है। Each of the research papers was written by exactly one of the 8 authors. 5 papers were scheduled in each of the first 2 issues, that is January और April में 5 हैं, while 4 were scheduled in each of the last 2 issues, that is July and October. Every author wrote at least 1 paper and at most 3 papers. 3 से ज्यादा पेपर्स किसी ने नहीं लिखे हैं और कम से कम एक तो हर एक ने लिखा है। The total number of papers written by A, D, G and H was double the total number of papers written by the other 4 authors. काफी सारी जानकारी हमारे पास आ गई है। इसको हम एक बार थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। A plus D plus G plus H, इन्होंने जो पेपर्स लिखे हैं वो ट्वाइस हैं। किसके? बाकी सारे ऑथर्स ने जो पेपर्स लिखे हैं उसके। सो दैट इज B प्लस C प्लस E प्लस F। नाउ यहाँ पर ध्यान रखना है कि टोटल रिसर्च पेपर्स कितने हैं? 18। हमें इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है। इसका मतलब है A, D, G और H ने 12 पेपर्स लिखे हैं और B, C, E और F ने 6 पेपर्स लिखे हैं। क्योंकि कोई भी ऑथर 3 से ज्यादा पेपर्स नहीं लिख सकता है, ये 12 तभी पॉसिबल होगा जब A, D, G और H में से हर एक ने 3 पेपर्स लिखे हों। B, C, E, F के बारे में जानकारी अभी तक हमारे पास में नहीं है। Okay? 4 of the authors were from India. So इंडिया से टोटल 4 ऑथर्स हैं। 2 each were from Japan and China. एक और वेरिएबल हमारे पास में आ गया है, वो है कंट्री। सो जापान से 2 हैं और चाइना से भी 2 हैं। Each author belong to exactly one of the 3 areas. 3 areas भी हैं हमारे पास में। एक है मैन्युफैक्चरिंग, लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं MANU से। देन ऑटोमेशन, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑटो से। और लॉजिस्टिक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजी से। तो हर एक ऑथर जो है वो बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 एरियाज। तो कितने वेरिएबल हो गए हैं? पर्सन्स हो गए हैं। कितने रिसर्च पेपर हैं? ये एक वेरिएबल और हो गया है। किस कंट्री से हैं? ये हमारे पास एक वेरिएबल है। किस एरिया से? मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन या लॉजिस्टिक्स, ये एक और कैटेगरी हो गई है। और साथ में कौन से इशू में उनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स अब हमारे पास में आ गए हैं। इसे हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वहां पर हमने लिखे हैं ऑथर्स A, B, C, D, E, F, G एंड H। कुल कितने रिसर्च पेपर्स इनके हैं? हम जानते हैं कि A, D, G और H इनके 3-3 पेपर्स थे। सो A के सामने 3, D के सामने 3, G और H के सामने भी हम 3-3 पेपर्स लिख देते हैं। B, C, E, F इनका सम 6 है, पर किसके कितने पेपर हैं अभी तक ये जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इंडिया से बिलोंग करने वाले हैं 4 ऑथर्स, जापान से बिलोंग करने वाले हैं 2 ऑथर्स और चाइना से बिलोंग करने वाले भी हैं 2 ऑथर्स। 3 एरियाज हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ऑटोमेशन। तो वो एरिया और कंट्री हम लिख देंगे और किस इश्यू में इनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो हम रेस्पेक्टिव कॉलम्स में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 4 of the authors were from logistics area. तो लॉजिस्टिक्स जो है
इनसे 4 ऑथर्स हैं एंड 2 वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। ऑटोमेशन से 2 हैं, तो बाकी बचे जो 2 हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से होंगे। टोटल 8 ऑथर्स हमारे पास हो चुके हैं। एज पर द जर्नल पॉलिसी none of the authors could have more than one paper in any issue of the journal। तो अगर ऑथर ए का मान लीजिए जनवरी में एक इशू आ गया है, पब्लिश हो चुका है पेपर, तो जनवरी में उनका कोई और पेपर पब्लिश नहीं होगा। एफ एन इंडियन ऑथर, तो एफ के सामने हमने लिख दिया है इंडिया, ये इंडिया से है। एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स एरिया, इनका एरिया हो गया है लॉजिस्टिक्स, wrote only one paper। F का 1 होने का मतलब हो गया अब B, C और E के मिलके 5 पेपर्स होंगे, बिकॉज इन चारों के 6 पेपर्स थे। इट वॉज शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू। F ने अक्टूबर इशू में इनका पेपर पब्लिश हुआ है, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई में एक भी पेपर पब्लिश नहीं हुआ। अच्छा ध्यान रखिएगा, जनवरी में 5 हुए हैं, अप्रैल में 5, जुलाई और अक्टूबर में 4 एंड 4। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। A was from the automation area। A जो है वो ऑटोमेशन एरिया में से थी एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू। अक्टूबर इशू में इनका पेपर पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि 3 पेपर्स पब्लिश हुए हैं, डेफिनेटली वो जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई में होने चाहिए थे। ये इंफॉर्मेशन भी हो गई है। नन ऑफ द इंडियन ऑथर्स वर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में से कोई भी इंडियन नहीं था। इसका मतलब है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एरिया में से है तो वो या तो जापानीज है या चाइनीज है। इसको हमें ध्यान रखना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं या तो चाइना या जापान। कंफर्म नहीं है कौन है, लेकिन हाँ इंडियन नहीं है, ये फॉर श्योर है। सो नन ऑफ द इंडियन ऑथर्स वर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज ऑथर्स वर फ्रॉम द ऑटोमेशन एरिया। तो ऑटोमेशन से तो जो भी होगा वो हर हालत में इंडिया से होगा। तो यहां ऑटोमेशन हमने लिखा है, तो इनका जो कंट्री है इंडिया होगा, राइट। 2 अब तक हमें मालूम हो चुके हैं, टोटल इंडिया में 4 हैं, ये जानकारी भी हमने कर ली है। ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ए इंडिया से है, एच इंडिया से नहीं हो सकता, तो एच जो है वो या तो जापान से है या चाइना से है। A and H were from different countries but had their papers scheduled in exactly the same issues। इसका मतलब है H के पेपर्स भी जनवरी, अप्रैल और जुलाई में है, अक्टूबर में इनका कोई भी पेपर पब्लिश नहीं हो रहा है। यहां यह ध्यान रखना है कि H इंडिया से नहीं है, हम यहां पर इस तरह से इसे क्रॉस कर सकते हैं। C and E both Chinese authors। C एंड E दोनों चाइनीज ऑथर हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं चाइना, E के सामने भी हम चाइना लिख देते हैं। ना यहां पर आगे बढ़ने से पहले अब हमें मालूम है कि चाइना के 2 ऑथर हो चुके हैं। A और H डिफरेंट कंट्री से हैं, क्योंकि A इंडिया से है, H चाइना से हो नहीं सकते, तो H डेफिनेटली कहां से होंगे, जापान से होंगे। अब एक जापान के पर्सन के बारे में जानकारी और होनी है हमें, और 2 इंडियंस के बारे में। C and E both Chinese authors from different areas। ध्यान रखिए इन दोनों के एरियाज डिफरेंट होंगे, पर ये ऑटोमेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑटोमेशन में सिर्फ इंडियन है यहां पर। तो चाइना का मतलब है या तो ये लॉजिस्टिक से होंगे या ये मैन्युफैक्चरिंग से होंगे, एंड करस्पॉन्डिंगली ये मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक से होंगे। नेक्स्ट थिंग गिवन had the same number of papers scheduled। now ध्यान रखिएगा B, C और E में मिलके 5 पेपर्स हैं। अब C और E के पेपर सेम कैसे हो सकते हैं? एक होगा यहां पर 1 हो, यहां पर 1 हो और यहां 3 हो जाए, या यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 1 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं हो। सो सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल है दोनों के। फर्दर E had papers, E के बारे में बोला पेपर्स scheduled in consecutive issues of the journal but C did not। E के पेपर्स हैं, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हमें रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि यहां पर E का सिर्फ एक ही पेपर पब्लिश हो रहा है।
तो यहाँ पे एक जानकारी और मिली कि बी का एक पेपर पब्लिश हो रहा है, सी और ई के दो पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। ई के जो पेपर्स हैं दे आर शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इश्यूज। कंसेक्यूटिव मतलब ये जनवरी अप्रैल हो सकता है, अप्रैल जुलाई और जुलाई अक्टूबर, ई के बारे में बात कर रहे हैं, पर सी के पेपर्स कंसेक्यूटिव इश्यूज में पब्लिश नहीं हो रहे हैं। राइट, ये इंफॉर्मेशन भी हमारी हो गई है। बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स एरिया, बी जो है उनका एरिया है लॉजिस्टिक्स, राइट, had a paper scheduled in April issue of the journal, April issue of the journal, इनका एक ही पेपर है, तो यहां पर हम इसे मार्क कर सकते हैं कि यहां पर कोई भी पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, बी और जी सेम कंट्री से है। नाउ ये जापान नहीं हो सकता, चाइना ऑलरेडी 2 हो चुका है, तो डेफिनेटली बी एंड जी इंडिया से होंगे। जापान से क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उस केस में जापान के 3 हो जाएंगे, जबकि यहां पर सिर्फ 2 ही हैं। एक हम यहां पर जापान को प्लेस कर सकते हैं। सो बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, नन ऑफ देयर पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन द सेम इश्यू ऑफ द जर्नल। जी एंड बी के बारे में बात कर रहे हैं। बी का एक जो जर्नल पेपर है वो अप्रैल इश्यू के लिए है, तो जी का जनवरी, जुलाई एंड अक्टूबर में ही हो सकता है। उनके 3 पेपर पब्लिश होने हैं, कोई भी सेम नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारी एक और जानकारी हो चुकी है। नेक्स्ट, डी अ जापानीज ऑथर, ये तो हमने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि डी एक जापानीज ऑथर है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, तो डी मैन्युफैक्चरिंग से है। ऑटोमेशन का एक पर्सन ए है, अब ऑटोमेशन का जो दूसरा पर्सन होगा वो बाकी कहीं भी हो सकता है, पर वो किसी भी हालत में नॉन इंडियन नहीं हो सकता। तो ऑटोमेशन जो है वो हमारे पास में सिर्फ एक यही जगह बचेगी जहां हम इसे प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज जापान के साथ में वो हम नहीं लिख सकते और कोई लोकेशन हमारे पास नहीं बची है। तो यहां पर ऑटोमेशन 2 हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली इनमें से कोई 2 होंगे हमारे, और लॉजिस्टिक्स कॉरेस्पॉन्डिंगली एक जानकारी और है, उसको भी देख लेते हैं। D, a Japanese author from the manufacturing area, did not have a paper scheduled in the July issue. D का जुलाई में कुछ भी नहीं था, तो इनके बाकी जो 3 पेपर वो कहाँ हुए हैं? जनवरी, अप्रैल एंड अक्टूबर में। ठीक है, ये भी हमारे पास एक जानकारी हो चुकी है। C and H belong to different areas. ना लॉजिस्टिक्स के अगर आप देखें तो एक इन दोनों में से एक 2, एक ये 3, तो ये डेफिनेटली 4 यहां होगा। नाउ क्वेश्चन में कहा गया है सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, अगर ये लॉजिस्टिक से है तो सी लॉजिस्टिक से नहीं हो सकते, इन्हें हर हालत में मैन्युफैक्चरिंग से होना ही पड़ेगा, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग से हो गए तो इन्हें हर हालत में लॉजिस्टिक से होना ही पड़ेगा। तो ये जानकारी भी हमारे पास में आ चुकी है। अब हमें सिर्फ सी और ई के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक जानकारी हमें दी गई है, C and E, both Chinese authors from different areas, had same number of papers scheduled. Further, E had papers scheduled in consecutive issues. Now, जनवरी में ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, यहाँ पर एक ही जगह है। अप्रैल में भी 4 हो चुके हैं, यहाँ एक ही जगह है। जुलाई और अक्टूबर में भी एक ही जगह है। E के जो पेपर्स हैं वो consecutive issues में आ रहे हैं। क्या वो जनवरी और अप्रैल में हो सकते हैं? अगर हम जनवरी और अप्रैल E को दे दे तो हर हालत में हमें C को जुलाई और अक्टूबर देना पड़ेगा, क्योंकि और अदरवाइज हमारे पास में इन्हें प्लेस करने के लिए जगह नहीं होगी। बट साफ लिखा हुआ है कि सी के जो पेपर्स हैं वो कंसेक्यूटिव इश्यूज में नहीं है, तो हम ई को जनवरी और अप्रैल नहीं दे सकते। विद द सेम लॉजिक हम ई को जुलाई और अक्टूबर भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इनको जुलाई और अक्टूबर दे दिया तो हमें सी को फिर जनवरी और अप्रैल देना पड़ेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बची है, ई के लिए अप्रैल एंड जुलाई एंड सी के लिए जनवरी एंड अक्टूबर। तो हमारी सारी कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो गई है। अब क्वेश्चंस को हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स रिटन बाय बी, सी, ई, जी रेस्पेक्टिवली? बी के 1, सी के 2, ई के 2 और जी के 3।
थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। अगर हम इंडियन ऑथर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 पेपर्स हैं ए के द्वारा, यहाँ पर बी के साथ ए है तो 3 + 1 अब तक 4 हो चुके हैं। फिर इंडियन ऑथर हैं एफ, इनका एक पेपर है 5 और जी इनके 3 पेपर्स हैं, तो टोटल मिलके 8 पेपर्स। So we can say 8 papers were written by Indian authors. Next question, which of the following statement or statements must be true? Statement A, every issue had at least one paper by authors from each country. जनवरी इशू की बात करें, यहाँ पर एक पेपर इंडियन ऑथर का है, एक चाइनीज का है, एक जापानीज का है और फिर इंडियन एंड जापानीज है। इसका मतलब है तीनों ही कंट्री के ऑथर्स का पेपर यहाँ पर है। तो फर्स्ट कंडीशन में जनवरी तो ट्रू हो गया है। व्हाट अबाउट अप्रैल? अप्रैल को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इंडियन ऑथर हैं, ये भी इंडियन हैं, ये जापान से हैं और ये चाइना से हैं, तो तीनों ही कंट्रीज के बारे में बात हो गई है, ये भी सही है। जुलाई की अगर बात करें तो ये इंडिया से हैं, ये चाइना से हैं, ये इंडिया से हैं और ये जापान से हैं, यानी हर एक कंट्री के ऑथर का पेपर आ गया है। और अक्टूबर में अगर हम देखें तो ये चाइना से हैं, ये जापान से हैं, ये इंडिया से हैं और ये इंडिया से हैं। अगेन हर एक कंट्री के ऑथर का पेपर आ चुका है, तो स्टेटमेंट ए तो हमारा ट्रू। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट बी? एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर और ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया। मैक्सिमम 2 पेपर्स होने चाहिए किसी भी एरिया से। जनवरी की अगर हम बात करते हैं, ये ऑटोमेशन का है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर कोई भी 2 से ज्यादा नहीं है, ये कंडीशन ठीक है। अप्रैल की बात करें, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड देन लॉजिस्टिक्स एंड देन लॉजिस्टिक्स। यहां देखें तो लॉजिस्टिक्स के 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है मैक्सिमम 2 पेपर्स, ये कंडीशन गड़बड़ हो गई है। स्टेटमेंट बी हमारा फॉल्स है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। नाउ प्रीवियस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन भी अगर आप सामने रखें तो आपके लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। हम इमीडिएटली अपना आंसर थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, जो कह रहा है एवरी इशू हैड एग्जैक्टली 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया एंड वी नो अप्रैल में ही लॉजिस्टिक एरिया के 3 पेपर्स थे। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है, हम इसी को आंसर मार्क कर देंगे। बाकी 3 ऑप्शंस को चेक करने की ऐसे जरूरत नहीं है, पर आप चाहें तो किसी एक को चेक करके देख लें। एवरी इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। जनवरी ऑटोमेशन से 1 तो मिल चुका है, हमें 1 के लिए ही काफी है। अप्रैल में भी ऑटोमेशन से 1 है, जुलाई में भी 1 है। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑटोमेशन का ये वाला पेपर हो गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली हम सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। There were exactly 2 papers by authors from manufacturing area in the July issue. हम बात कर रहे हैं जुलाई इशू की। ये पहला जो है वो ऑटोमेशन से है, ये वाला लॉजिस्टिक्स से है, ये वाला ऑटोमेशन से है और ये वाला लॉजिस्टिक्स से है। तो यहाँ पर 2 पेपर्स तो लॉजिस्टिक एरिया से हैं और 2 पेपर ऑटोमेशन से हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एग्जैक्टली 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें आगे के 3 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। Which of the following is the correct sequence of number of papers by authors from automation, manufacturing and logistics areas respectively? Automation की अगर हम बात करें 1, 2, 3 and then 4, 5 and 6. So automation के 6 होंगे। नेक्स्ट हमें देखना है मैन्युफैक्चरिंग के 1 and 1, 2 और यहां पर 3, 4 and 5, तो ये 5 होंगे एंड रिमेनिंग 7 जो हैं वो लॉजिस्टिक से होने चाहिए। आप चाहे तो चेक कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।